सरप्राइज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर बेसिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश is writing a novel, and other example, he is a poet. Ramesh is writing a novel and he is a poet. पहले एग्जाम्पल के अंदर रमेश एक्शन कर रहा है और दूसरे एग्जाम्पल के अंदर वह कवि है। तो हमने सब्जेक्ट की अधूरी परिभाषा पढ़ रखी है। सब्जेक्ट के बारे में यह पढ़ रखा है कि किसी कार्य को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात कर्ता कहते हैं। लेकिन ये एक अधूरी परिभाषा है और इसकी कंप्लीट परिभाषा इन दोनों एग्जाम्पलों से हम समझ सकते हैं। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और सब्जेक्ट नॉन डूअर भी हो सकता है। डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला और नॉन डूअर का मतलब होता है कार्य नहीं करने वाला। इसके अंदर रमेश क्या है? डूअर है। रमेश क्या है? इसमें डूअर है। और इसके अंदर क्या है? नॉन डूअर। नॉन डूअर, डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला और नॉन डूअर का मतलब होता है कार्य न करने वाला। इसमें ही इज ए पोइट, यहाँ पर ही की क्या बताई गई है? स्टेट बताई गई है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है और इसमें एक्शन हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं डूअर के रूप में और नॉन डूअर के रूप में। तो सब्जेक्ट इज ए डूअर और नॉन डूअर। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है। अब मैन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों की तरह कार्य कर सकती है। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कब कार्य करेगी और मैन वर्ब की तरह कब कार्य करेगी? यदि किसी वाक्य के अंदर अगर एक्शन हो, किसी वाक्य के अंदर अगर एक्शन हो तो ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। अगर किसी वाक्य के अंदर एक्शन नहीं हो, यदि किसी वाक्य के अंदर एक्शन नहीं होता है तो ये किसकी तरह कार्य करती है? मैन वर्ब की तरह कार्य करती है। तो हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के अंदर हम डिफरेंस बता सकते हैं। यदि इनके बाद कोई भी मैन वर्ब नहीं दे रखी है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी? खुद मैन वर्ब की तरह बिहेव करेगी। और इनके बाद में अगर मैन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगी। इसका मतलब ये है जब किसी वाक्य में कोई एक्शन हो रहा है तो ये सहायक क्रिया का काम करेगी। यदि किसी वाक्य में एक्शन नहीं हो रहा है तो ये खुद मैन वर्ब का कार्य करती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। ही इज वेरी काइंड पर्सन,
ही इज वेरी काइंड पर्सन। यहाँ पर राम क्या कर रहा है, पत्थर लिख रहा है, तो इसमें क्या हुआ, एक्शन हुआ। तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक्शन हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक्शन हुआ है। एक्शन का मतलब होता है कार्य, इसमें राम ने कार्य किया। ही इज वेरी काइंड पर्सन, यहाँ पर इज क्या है, यहाँ पर इज मेन वर्ब है। यहाँ पर इज क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इस वाक्य के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और जब किसी वाक्य में कोई एक्शन नहीं होता है तो ये इज यहाँ पर मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगी। इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, यहाँ पर इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को और इस पर्सन का, वेरी काइंड पर्सन और ही, इसको क्या कर रही है, लिंक कर रही है, जोड़ने का कार्य कर रही है, इसलिए ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमने सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के अंदर अंतर स्पष्ट किया है। इसको मैं आपको थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं। यदि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये किसी वाक्य में दिए हुए हो और वाक्य के अंदर कोई एक्शन हो रहा है तो ये सहायक क्रिया का काम करती है। और वाक्य में अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो ये सब खुद मेन वर्ब का कार्य करती है, अर्थात लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। और इसको दूसरे रूप में भी ये परिभाषित कर सकते हैं। यदि इनके इनके बाद के अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद मेन वर्ब का कार्य करते हैं। ये खुद मेन वर्ब का कार्य करते हैं। यदि इनके बाद में मेन वर्ब हो, यदि इनके बाद में मेन वर्ब दी गई हो, यदि इनके बाद में मेन वर्ब दी गई हो, तो ये सब की सब किसका काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी।